हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम की। तो व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स? ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, ये एक टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का जो कि रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर रहे थे। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टर्निंग इफेक्ट की बात करेंगे। तो टर्निंग इफेक्ट कब आता है? जब हम कोई भी इंड किसी रॉड का, कोई एग्जांपल अगर रॉड का लेते हैं तो कोई भी इंड हम अगर रॉड का पायोटेट कर दें किसी पॉइंट पर। पायोटेट मतलब वो उस पॉइंट से इधर उधर नहीं जा सकता है। ठीक है, फिक्स कर दिया हमने। ये जैसे मैंने पेन ले लिया, इस पेन को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और इसको, और यहाँ से मैंने एक फोर्स लगाया तो ये रोटेशनल, इसमें रोटेशनल मोशन आएगी। ठीक है, तो मैंने एक रॉड यहाँ फिक्स की और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया इसके एक वन एंड पे, तो इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, ये रोटेट कर जाएगी रॉड। ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी देख लो किधर है। इसकी डायरेक्शन हमारी क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो पता होगा आपको। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? सिंपली पता है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट। ठीक, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे फोर्स से। ठीक है, इसका मल्टीपल जो आएगा वही हमारा होगा टॉर्क या मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स एफ। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर वर्क की भी यूनिट होती है। ठीक है, बट 1 न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल बोल देते हैं। ठीक है, ये वर्क की यूनिट है, तो इसमें डायमेंशनली ये दोनों सेम होते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि टॉर्क। मैं यहाँ पे एक दूसरी रॉड ले रहा हूँ, पायोटेट कर दिया मैंने यहाँ पर। अभी मैंने वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया था, अब यहाँ पर मैं 2 फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर नेट टॉर्क क्या आएगा? एक एक देखिए, ये जो फोर्स है F1, ये क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो F2 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो जिसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उधर ही ये रॉड रोटेट करेगी। ठीक है, तो इसका टर्निंग इफेक्ट कितना होगा? F1 इंटू L1 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड F2 इंटू L2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। सपोज F1 इंटू L1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन मीटर, और F2 इंटू L2 की F2 इंटू L2 का प्रोडक्ट आ गया 8 न्यूटन मीटर। तो क्लॉकवाइज ज़्यादा हो गया 10 न्यूटन मीटर, एंड 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 2 न्यूटन मीटर किस तरफ? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसी की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। फिर चलिए देखते हैं कपल क्या होता है। ठीक है, कपल क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम ऑफ, कह सकते हैं कि दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस इस पे अप्लाई किए जाएंगे, बट पायोटेड पॉइंट को छोड़ के, पायोटेड पॉइंट को छोड़ के। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर हम देखिए टॉर्क किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स, अगर हम पायोटेड पॉइंट पे एग्जर्ट करें तो क्या क्या रिजल्ट आएगा इसका? फोर्स को अगर हम पायोटेड पॉइंट पे एग्जर्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा, कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। ये फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन अगर पायोटेड पॉइंट से पास करती है तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। और प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, जो आपके घरों में डोर होता है, तो डोर को कभी आप पायोटेड पॉइंट से तो धक्का देते नहीं हैं। ठीक है, आप कहीं किसी इंड पे जा कर के धक्का देते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, बट आप पायोटेड जो रिविटेड पॉइंट होता है वहाँ से आप उसको धक्का नहीं देते हैं खोलने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि खुलेगा ही नहीं। तो फोर्स का कोई फोर्स की तो वैल्यू आ रही वहाँ पर, बट आर परपेंडिकुलर की वैल्यू जीरो आ जा रही है, यानी कि टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम डोर के लिए फोर्स की बात नहीं करते कभी कि डोर या किसी पायोटेड पॉइंट के लिए फोर्स की बात नहीं करते। अगर हमें दरवाज़ा खोलना है या डोर को ओपन करना है तो हम ये नहीं कह सकते कितना फोर्स हम एग्जर्ट करेंगे तो ये खुलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर
फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का मल्टीपल जो होता है वो वहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे, तभी हो पाएगा। सपोज़ कोई डोर है जिसको 10 न्यूटन मीटर टॉर्क की ज़रूरत है खुलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो खुलेगा? नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है। अगर हम बीच से ओपन करेंगे तो हो सकता है कुछ और फोर्स लगाना पड़े, और अगर हम इंड से ओपन करेंगे तो हो सकता है कुछ और फोर्स लगाना पड़े, बट टॉर्क एक फिक्स रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका प्रोडक्ट फिक्स रहेगा जो कि हमें चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड है उस डोर को खोलने के लिए। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कपल की। तो कपल क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, ऑन विच द रॉड दिस रॉड इज सब्जेक्टेड। ठीक है, ये रॉड है, इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे हुए हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि दोनों के दोनों फोर्स पायटेड पॉइंट के अबाउट, दोनों के दोनों फोर्सेस कौन सा मोमेंट दे रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये फोर्स ऊपर ले जाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स इसको नीचे ले जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का सम होना चाहिए ना, तो दोनों का सम कितना होगा? ये मैंने पायटेड पॉइंट से डिस्टेंस मैंने इक्वल नहीं रखी है समझाने के लिए। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज एफ इंटू एक्स मोमेंट होगा ये, प्लस इसका कितना हो जाएगा? एफ इंटू एल माइनस एक्स। कब? जब पूरी की पूरी रॉड की लेंथ हमारी एल है, तो दोनों का हम जब सम करेंगे तो हमारा आएगा ये एफ इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में एफ इंटू एल ही आना है। यानी हम इसमें से एक फोर्स कोई सा भी ले लेंगे, कपल के केस में एक फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूरी ले लेंगे लास्ट एंड तक, जहाँ तक वो फोर्स अप्लाइड है। ठीक है, जहाँ पर फोर्स दूसरा फोर्स अप्लाई है वहाँ तक हम डिस्टेंस से ले लेंगे पूरी की पूरी। तो कहने का मतलब है जो ये पायलट पॉइंट अगर इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर दें यहाँ पर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कपल पे एफ इंटू एल ही आएगा। आप कैलकुलेट करके खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, x1 x2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो कपल है इस पर इंडिपेंडेंट होता है पायलट पॉइंट की पोजीशन पर। ठीक है, तो ये हो गई कपल की बात। इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि तो कपल टॉर्क सब एक ही यूनिट होती है सबकी। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो पहली इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें कि नेट फोर्स जीरो होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया एक ब्लॉक का यहाँ पर, इसमें मैंने एक फोर्स अप्लाई किया बट वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। इसका मतलब उसका कोई अपोज कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज कर रहा था, नेट फोर्स जीरो है। सिग्मा एफ मतलब नेट फोर्स का सम करके यहाँ पर जीरो करेंगे। सम का मतलब हुआ, देखो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, ये अगर ये हम डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो ये डायरेक्शन निगेटिव लेनी पड़ेगी हमें। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की। तो सम का मतलब क्या हुआ? एफ माइनस एफ, यानी कि अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन हमें निगेटिव लेनी पड़ेगी। तो एफ माइनस एफ एस इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है और ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और एक स्पेशल केस में आगे जा सकता है, अभी हम जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब हम इसको बताएंगे, बट ये फिलहाल अभी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब टर्निंग इफेक्ट, यानी कि उसमें कोई टर्निंग इफेक्ट ही ना आए। तो अभी मैंने आपको बताया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है कि जब सम ऑफ द ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो कर दें। तो मैंने भी बताया आपको कि क्लॉकवाइज मोमेंट को अगर हम पॉजिटिव ले लें, या F1 इंटू एक्स मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, F1 इंटू एक्स को लिया है पॉजिटिव, यानी कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने पॉजिटिव यहाँ लिया है और क्लॉकवाइज को निगेटिव लिया है। तो इनका सम करेंगे तो यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है तो कह देंगे कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये रॉड। ठीक है, क्लॉकवाइज सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो, या फिर आप बोल सकते हैं सम ऑफ द ऑल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप, इसका रिजल्ट क्या है? यही तो आया ना, सम ऑफ द ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ द ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर ये रिजल्ट आ रहा है आपका, अगर ये रिजल्ट आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर आप ये देख सकते हैं कि इसमें अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, अगर मैं दरवाजे की बात कर रहा था, मैं डोर की बात कर रहा था, सपोज़ आप बाहर से धक्का दे रहे हैं, कोई अंदर से धक्का दे रहा है। ठीक है, और दोनों के टॉर्क इक्वल आ रहे हैं, दोनों के टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है,
तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब ना तो डोर आगे की तरफ जाएगा ना पीछे की तरफ जाएगा। और अगर किसी का भी मोमेंट ज़्यादा हो गया तो वो उसी डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड करा देगा। मतलब अगर बाहर की तरफ से फोर्स बाहर की तरफ से टॉर्क अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो अंदर की तरफ वो खोल देगा डोर को, ठीक है। तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में फिर नहीं आएगा, ठीक। अब फिर बात करते हैं द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने स्पेशल केस बताया था, अगर बॉडी पहले से ही मोशन में है, ठीक है, बट उसकी स्टेट ऑफ द मोशन चेंज नहीं हो रही, तो बोलेंगे उस केस में कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सपोज जैसे मैं कार का एग्जांपल लूँ तो इंजन से हमें फोर्स प्रोवाइड होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है, उससे फोर्स कपल मिलता है, फिर फोर्स मिलता है तो आगे की तरफ जाने के लिए। और लेकिन कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि आप एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, सपोज 40 km/h या 60 km/h, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर फोर्स मिल रहा है तो एक्सीलरेशन भी होना चाहिए, बट एक्सीलरेशन तो है नहीं वहाँ पर। मतलब एक फ्रिक्शनल फोर्स जो इसका अपोज कर रहा है तो उसने उस फोर्स को बैलेंस कर दिया, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ था। अब इसको अगर कार ही समझ लें तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, अब आपकी कार अभी स्टेट ऑफ द मोशन में, अभी रेस्ट पे नहीं है, मैं मान लेता हूँ अभी ये रेस्ट पे नहीं है और ये स्टेट ऑफ द मोशन में है, तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है इंजन के थ्रू एंड फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया। बट अभी भी आपकी कार 40 km/h की स्पीड से चल रही है। ये पॉसिबल है, तो पता है लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग कि अगर बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो स्टेट ऑफ द मोशन चेंज नहीं करती ना। मतलब अगर 40 km/h से जा रही तो 40 km/h से ही जाएगी, अपनी स्टेट ऑफ द मोशन को चेंज नहीं करना चाहेगी, ठीक है। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम हमारा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉरी, इस टाइप का इक्विलिब्रियम हमारा आएगा, हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, ओके। स्टैटिक, मैंने डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में एलोबरेट कर दिया यहाँ पर। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो होता है कि अगर बॉडी इनिशियली एट रेस्ट पे है, उस पर नेट फोर्स 0 है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, ठीक है। वो रोटेशनल भी हो सकता है और ट्रांसलेशनल भी हो सकता है। ये था हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब आगे एंड पीछे की तरफ कांस्टेंट मोशन है, आगे के पीछे की तरफ जा सकता है, इसमें कोई रोटेशनल मोशन नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई पायोटेड पॉइंट नहीं है, तो इसमें रोटेशनल मोशन तो आएगी नहीं, ठीक। अब इसमें देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कि एक ट्रांसलेशनल हो गया, एक रोटेशनल, जो मैंने बताया कि एक बाहर से डोर को पुश कर रहा है और एक अंदर से डोर को पुश कर रहा है। उस केस में भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है अगर कोई भी क्या कहते हैं टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, ना इनसाइड ना आउटसाइड, तो हमारा हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, जो मैं बता चुका था, मैंने मैंने डायनेमिक को बता दिया था। तो डायनेमिक में मैंने वही जो कार का एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल है इसमें, कि अगर कार 40 km/h की स्पीड से जा रही है, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है, तभी तो एक्सीलरेशन नहीं है ना, तभी तो स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब एक्सीलरेशन 0 हो। एक्सीलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स 0 था ना, तो इस केस में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी कंडीशन ले सकते हैं। देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, या रोटेशनल अगर नेट टॉर्क आ रहा है, चाहे क्लॉकवाइज आ रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज, तो वहाँ पर एक्सीलरेशन तो नहीं आता है, एंगुलर एक्सीलरेशन आता है, ठीक है। और उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, वो 11th का पार्ट है, वो आगे बताएंगे। उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, उसमें लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन होता है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं, नेट मोमेंट सम ऑफ द नेट टर्निंग इफेक्ट 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, बट फिर भी वो मोशन में है, तो स्टेट ऑफ द मोशन अगर चेंज नहीं हो रही है तो इस टाइप का आपका इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। थैंक्स।